नमस्कार, बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो हम चर्चा करेंगे हिस्सेदारी की, भागीदारी की और राजनीति में, चुनावी राजनीति में उनकी भूमिका की। इसके साथ ही महिलाओं के समाज में स्थिति और उसमें हो सकने वाले सुधार की तमाम गुंजाइशों पर चर्चा होगी। 2019 का लोकसभा चुनाव आ रहा है। सब चुनावी राजनीति की बात करते हैं। राजनीति की बात में सारे समीकरणों पर चर्चा होती है। चर्चा ये भी होती है कि किसी समाज, किसी वर्ग के 20% लोग या 25% लोग जहां पर हैं, कहा जाता है कि ये वो बहुल सीट है, जैसे कि दलित बहुल सीट, मुस्लिम बहुल सीट, यानी कि वो चुनावी राजनीति में एक वोट बैंक की तरह टारगेट किए जाते हैं। पिछले 30 सालों का चुनावी पैटर्न उठाकर देखा जाए तो सबसे ज्यादा वोट महिलाएं करती हैं, लेकिन महिलाओं को कभी एक ऐसे वोट बैंक के रूप में नहीं देखा गया कि जो किसी भी राजनीतिक दल की या बनने बिगड़ने वाली सरकारों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा हो सके। इसलिए भी देश की राजनीति में महिलाओं के वोट के साथ साथ उनके मुद्दे कितना मायने रखते हैं, हम शुरुआत करते हैं पूजा शुक्ला से। क्या कभी चुनावी राजनीति में मुख्य धारा की पहली बहस बन पाएंगे महिलाओं के मुद्दे? देखिए, मैं ये मानती हूँ कि आज समय बदल रहा है और जिस तरह से समय परिवर्तन का समय है, और आप ही ने अभी कहा कि सबसे ज्यादा महिलाएं वोट करती हैं, तो आप ये सोचिए कि आज इस देश के अंदर जिन महिलाओं को दोयम दर्जे का माना जाता था, जिनको कभी वोट देने का अधिकार नहीं दिया जाता था, उन महिलाओं ने सिर्फ ना कि भारत में, पूरे विश्व में जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर महिलाओं के आंदोलन चले, और उन जन आंदोलनों का नतीजा ये था कि सभी दलों को, सभी पुरुषवादी समाज के लोगों को ये मानना पड़ा कि महिलाएं दोयम दर्जे की नहीं है और वोट देना उनका भी संवैधानिक अधिकार है। और उसी क्रम में ये देखिए कि जो अधिकार हमने सड़कों की लड़ाई से लड़कर लिया है, उस अधिकार का हम पूरी तरीके से उपयोग भी कर रहे हैं। हम वोट डालने जा रहे हैं, और जब आज हम वोट डालने जा रहे हैं तो अब ये देश की महिलाएं भी तय करेंगी, इस देश की आधी आबादी भी ये तय करेगी कि क्या उसके मुद्दे सदन में उठेंगे, क्या उसकी समस्याओं पर सरकार कोई निर्णय लेगी, क्या उसके लिए कोई नीतियां बनेंगी। और आज जिस तरह से महिलाएं आगे बढ़ चढ़ करके हर क्षेत्र में हिस्सा ले रही हैं, साफ तौर पर दिखा रहा है कि महिलाएं अपने अधिकारों को लेकर के आज जागरूक हैं, और साथ ही साथ वो अपने अधिकारों की लड़ाई को मजबूती से लड़ रही हैं। और सभी राजनीतिक पार्टियों को ना चाहते हुए भी महिलाओं की भागीदारी, महिलाओं के आरक्षण पर आज बात करनी पड़ रही है। भागीदारी की सच्चाई ये है कि जब पहली संसद तैयार होती है तो लगभग 10% महिलाएं ही संसद में पहुंचती हैं, और 16वीं संसद जब 2014 में बनती है तब भी लगभग 10% महिलाएं ही संसद में पहुंचती हैं। यानी पिछले 70 सालों में सूरत कुछ नहीं बदली है, बस राजनीति में कुछ चेहरे जरूर बदलते हैं। और वही जो सबसे ज़्यादा उस प्रतिनिधित्व की बात की जा रही है, तो उम्मीद की जाएगी कि राष्ट्रीय पार्टियां किस तरह से उस पर अपना रवैया रखती हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जैसी तमाम पार्टियों की चर्चा भी होगी कि वो अभी तक इस तरह की भागीदारी की किस तरह से देखते हैं। हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता। एक अपनी ये भी पहचान है कि सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में और एक एम्पावर्ड महिला के रूप में आप क्या देखते हैं कि राजनीतिक दलों में कहाँ खामियां रह जा रही हैं कि महिलाओं को 10%, 12% से ज़्यादा भागीदारी मिल ही नहीं रही है? भागीदारी के सवाल पर सारे राजनीतिक दलों से चूक कहाँ हो रही है? देखिए, जहाँ तक राजनीतिक दलों की चूक की बात है, एक पॉलिटिकल विल तो बेहद इम्पॉर्टेंट है। साथ ही बहुत ज़रूरत है इस बात की कि महिलाएं, देखिए, बेसिक मुद्दे जो हैं उसको कहीं ना कहीं हम लोग डिरेल कर देते हैं, वो मैनिफेस्टो में ही रह जाते हैं। जैसे महिला सुरक्षा के मुद्दे और तमाम मुद्दे हैं। जहाँ तक प्रतिनिधित्व की बात है, कांग्रेस पार्टी ने 33% आरक्षण की बात कही है, और उसको चाहते अगर मंशा होती तो इस बार पास भी हो जाता, लेकिन समहाउ जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो इस कदर पेट्रियार्कल है। आप देख लीजिए कि जो विदेश मंत्रालय को हेड करती हैं वो बहुत कम अब जाके दिखाई दे रही हैं, वरना पिछले 5 साल में मोदी जी ही ट्रैवल करते रहे और मिलते रहे लोगों से, ये सिर्फ वीज़ा ही देती रह गई। तो ज़रूरियत ये भी है कि जो महिलाएं आ रही हैं वो अपनी बात रख सकें, अपना काम कर सकें इंडिपेंडेंट तरीके से। साथ ही 33% आरक्षण के लिए हम बिल्कुल हैं। साथ ही उस 33% आरक्षण में भी जो सब होना चाहिए, कि जो उसका भी डिवीज़न होना चाहिए कि ओबीसी, SC ST उनका भी बराबर से होना चाहिए, ताकि कहीं पे भी किसी भी तबके की महिला जो है वो रह ना जाए। और डेफिनेटली ये कांग्रेस पार्टी इसको लेके इंश्योर करेगी कि इस बार भी प्रतिनिधित्व रहे। और ना सिर्फ ये, क्योंकि देखा गया है कि महिलाएं डेफिनेटली उनको जो भी जिम्मेदारी दी जाती है उसको बखूबी निभाती हैं और निभा रही हैं।
तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदारियां पहुँचें महिलाओं तक, और महिलाओं को भी भीतर से भी आवाज़ उठनी चाहिए पार्टियों के, और साथ ही सड़कों पे भी आवाज़ उठनी चाहिए। सिर्फ वोटिंग राइट ना रहे, लेकिन उनका पार्टिसिपेशन का भी हक उनको जो है वो मिलना चाहिए। बिल्कुल, हम इस बहस को और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक बहुत गौर करने वाली बात है कि हमेशा से महिलाओं की भागीदारी और महिलाओं की स्थिति तो खराब रही है, लेकिन पिछले 3-4 सालों से जिस तरह से देश में माहौल बदला है, 4.5 साल पहले बनी सरकार की बुनियाद जो संगठन आरएसएस है, उसे न सिर्फ पुरुषवादी आप कह सकते हैं, जातिवादी और पुरुषवाद का एक ऐसा कॉकटेल है जो कहीं से महिलाओं के अनुरूप नहीं है। खैर, ये सरकारों की अपनी अपनी खामियां हैं, हर दौर में होती रहती हैं, लेकिन अभी कुछ राजनीति में नई चीज़ें जुड़ रही हैं। नए दौर की राजनीति में पूजा और रमा जैसी वो लड़कियां हैं जो अपना विरोध दिखाने के लिए काले झंडे लेकर खड़ी हो जाती हैं। काले झंडे ले करके वो योगी के सामने खड़ी हो जाती हैं, वो मोदी के सामने खड़ी हो जाती हैं, वो अमित शाह के सामने खड़े हो जाते हैं। इस बात को बताने के लिए, ये जताने के लिए कि अगर आपकी सुरक्षा का खतरा बताकर हमें जेल में डाला जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है, तो सोचिए देश की महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं जब वो रोड पर निकलती है, सड़कों पर निकलती हैं, जहां पुलिस में किसी तरह की खास व्यवस्था नहीं है। हमारे साथ हैं रमा यादव। इन्होंने अमित शाह को काले झंडे दिखाए और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। राजनेताओं से ऐसी नाराजगी क्या है, और खासकर सत्ताधारी दल से, कि आपको सड़क पर आना पड़ता है और ये रिस्क लेना पड़ता है? क्या सीधे सीधे विरोध और प्रतिरोध की राजनीति ही महिलाओं को उनका अधिकार दिला पाएगा? देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारा हक है वो सरकार कहती तो है कि मैं महिलाओं को, सबसे पहले कि ये भाजपा सरकार ये नारा लगाती है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ये इनका नारा सिर्फ नारा तक सीमित रह जाता है। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये वो नहीं करते हैं, सिर्फ नारा ही देते हैं। रही बात, सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब हमारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय की सबसे पहले बात मैं रखूँगी कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सबसे पहले कि कॉमन हॉल नहीं है लड़कियों के लिए। अब लड़कियां हैं, किसी सड़क पे या ग्राउंड में तो बैठेंगी नहीं, दूर दूर से महिलाएं आती हैं, थक जाती हैं, तो उनको रेस्ट करने के लिए कॉमन रूम की व्यवस्था होनी चाहिए। ये बात मैं वीसी साहब से करती हूँ। वीसी साहब नहीं मानते तो मुझे अमित शाह के पास जाना पड़ता है, एक लेटर देती हूँ अमित शाह को देने के लिए, तो वहाँ मुझे रोका जाता है, गाली भी दी गई है, माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ दी गई हम तीनों साथियों को। वहाँ पर जाते हैं तो रोका जाता है, तो फिर मजबूरन हम लोगों को ऐसा स्थिति आ जाती है कि विरोध करना पड़ता है, और विरोध का नतीजा ये मिलता है कि हम गाली सुने, उसके बाद फिर जेल में डाल देते हैं, और जेल के जाने के बाद भी प्रताड़ित किया जाता है, धमकी दी जाती है। यही है महिलाओं के ऊपर अत्याचार, और ये नारा लगाते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का। समस्या बड़ी है, सिर्फ राजनेताओं पर ठीकरा फोड़कर बचा नहीं जा सकता। पूरा का पूरा समाज मर्दवादी ऐसी सोच में जकड़ा हुआ है जो सोचता है कि अगर उसे जो चीज़ नहीं मिलेगी उसको वो खराब कर देगा, बर्बाद कर देगा। ये मैस्कुलिनिटी यानी एक ऐसे ताकत की वजह से, एक ऐसे ताकत का एक गलत फहमी होती है मर्दों में कि उन्हें लगता है कि वो समाज में जो चीज़ें नहीं मिलेगी डिस्ट्रॉय कर देंगे, ख़त्म कर देंगी। समाज में एसिड अटैक जैसे गंभीर मामले भी हैं, और ये समाज की बुराई है। राजनीतिक दलों की तो बुराइयां हैं ही, समाज की भी बुराई है। हम उस पर भी इसलिए बात करेंगे क्योंकि राजनीतिक दल इसी समाज से उभरे और निकले हुए एक रिप्रेजेंटेशन की एक इकाई होती है। अगर वो इस समाज की ही सोच को लेकर आगे बढ़ते हैं तो इस पर भी चर्चा करनी पड़ेगी कि समाज महिलाओं को कैसे देखता है। इसी सवाल के तहत हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या जब एक बार एसिड अटैक से गुजरने के बाद जब वो महिलाएं किसी तरह से संगठित होती हैं, अपने सवालों को राजनीतिक दलों तक, सरकारों तक लेकर जाती हैं, तो उसके बाद उनकी कितनी सुनवाई होती है, उनको कितनी सुविधाएं दी जाती है। तो पहला सवाल तो ये है कि आप इस समाज को कैसे देखते हैं जो इस तरह का मर्दवादी है कि जिसे लगता है कि महिलाएं उनके लिए एक एसेट हैं, वस्तु मात्र हैं। दूसरा कि अगर कोई दुर्घटना घट भी जाती है तो फिर महिलाओं को यहाँ की सरकारें, एक जो पूरी स्टेट मशीनरी है, वो कितनी संवेदनशीलता से लेती है, किन सुविधाओं और किन प्रिविलेजेस को देना पसंद करती है या कैसे बहाने करती है? मैं ये कहना चाहूँगी कि मतलब लड़कियों को इस तरह से समझा जाता है कि जैसे शादी हो गई तो उनको जहेज देना चाहिए, अगर जहेज नहीं मिलता है तो उनको ताने सुनने को मिलते हैं। फिर उसके बाद अगर वो बेटी पैदा करती है तो उसको भी मतलब ताने दिए जाते हैं कि बेटी पैदा करिए। मतलब ये दिखाया जाता है कि जो कुछ करती है सिर्फ एक महिला करती है। अगर वो बेटी पैदा करती है तो उसको एसिड मिलता है। मेरी 5 बेटियां हैं तो मेरे हस्बैंड ने मेरे ऊपर एसिड डाल दिया।
कहीं उनकी सोच थी। फिर उसके बाद जो है मैं एसिड पड़ गया, फिर उसका मैंने इलाज कराना चाहा मेरे घर वालों ने, तो उसमें क्या हुआ, कोई मदद नहीं मिली और कोई FIR नहीं लिखी जा रही थी, कोई भी सुनवाई नहीं हो रही थी। फिर ये जो 6 फाउंडेशन में जिन्होंने आशीष शुक्ला जी हैं, ये लोग गए, उन्होंने मतलब मेरा इलाज करवाया। फिर FIR लिखवाने गए तो FIR नहीं लिखी जा रही थी, तो फिर वो बोले कि आप चल के देखिए। जब आकर वहाँ पर हॉस्पिटल में मुझे देखा तब जाके मेरी FIR लिखी गई। उसके बाद सरकार को मदद देनी चाहिए, मेरा कोई इलाज नहीं हो रहा था। मैं 8 दिन मेरे एसिड पड़ा रहा, कोई इलाज नहीं मिला था। मतलब सरकार ये सारी चीज़ें नहीं देख रही और एसिड का जो है ये जो मतलब ये चीज़ जो बंद करवानी चाहिए तो उस पर भी कोई रोक नहीं कर रही। और आज हम लोग यहाँ शिरोज़ में जो काम कर रहे हैं तो वो सारी चीज़ें भी मतलब हम लोगों से छीनी जा रही है, वो चीज़ बंद करवाई जा रही है। आज हम अपनी मेहनत से खुद अपने पैरों पे खड़े हो रहे हैं, अपना परिवार चला रहे हैं। मैं खुद एक लड़की हूँ और एक औरत हूँ और मेरी भी 5 बेटी हैं। आज मैं उनका पेट भर पा रही हूँ और ये जो जगह से मैं अपने बच्चों की परवरिश अच्छे से कर रही हूँ तो वो चीज़ें भी छीनी जा रही हैं। तो हम ये कहना चाहेंगे कि सरकार जो है मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों के लिए इतना सब कुछ कर रही है तो बेटियों पे क्यों नहीं ध्यान दे रही। आज मैं परेशान हूँ, मेरे पास घर नहीं है, मुझे एक हॉस्टल में रूम दे दिया गया है और मैं अपनी बच्चियों को वहाँ रख नहीं सकती हूँ, तो मेरे पास घर नहीं। सरकार को ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि बस यही कह के रुक जाना चाहिए। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि सरकार को ये चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि जो मतलब पीड़ित है उन पर तो ज़रूरी ध्यान देना चाहिए, ना कि अगर ये शिरोज़ ना होता, एक मतलब एक शिरोज़ जो आम जनता है, एक NGO है, वो इन चीज़ों को मतलब मदद कर रहा है, हेल्प कर रहा है, तो उस चीज़ को भी रोका जा रहा है। शिरोज़ से हमारा एक मैसेज जाता है, हमें लगता है आज नहीं, आज से 18 साल बाद ये एसिड बिकना बंद हो जाएगा। यहाँ पे छोटे बच्चे आते हैं, वो लोग हम लोगों को देखते हैं, आंटी बोलते हैं, हम लोगों के साथ खेलते हैं, वो आते रहेंगे, इस तरह से हम लोगों को देखते रहेंगे, तो हमें लगता है कल को वो बड़े होंगे तो उनको ये चीज़ मतलब आएगी कि नहीं वो आंटी थी, वो दीदी थी, उनके साथ ऐसा हुआ, शायद ये चीज़ रुक जाए। पर ये सरकार हम लोगों को इसे भी ये भी छीन रही है और स्टे मिला हुआ है तो ये चल रहा है। आप देखिए ऊपर वाला ही जानता है कि हम लोगों के साथ क्या होगा। सुविधाएं छीनी जा रही हैं, बिल्कुल छीनी जा रही हैं। और हम यहाँ 13 लड़कियाँ काम कर रहे हैं और 13 लड़कियों के परिवार चल रहे हैं, ना कि हम लोग इतना पढ़ाई लिखाई भी नहीं है, फेस मतलब इतना वो है कि लोग यहाँ पर भी ऐसा नहीं है, 5 उंगलियाँ बराबर नहीं होती। यहाँ पे गेस्ट भी इस तरह के नहीं आते, कुछ आते हैं जो अपनी बहन बेटी समझ के इतना प्यार गले लगा लेते हैं, कुछ आते हैं जो देख के ही चले जाते हैं। तो सरकार को ये चीज़ें सोचनी चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि ये शिरोज़ खाली करवाना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूँगी अगर उन तक मेरी आवाज़ें जा रही हैं तो ये चीज़ पे ध्यान दें और ना कि इधर उधर मतलब खाली कह के रुक जाए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को देखो भी तो आगे बेटियों पे क्या बीत रही है। आज मेरी 5 बच्ची हैं, मैं उनकी नहीं कर पाऊंगी तो उनके साथ भी कुछ ऐसा होगा तो मेरे लिए घर दिया जाए। मेरी और भी बहनें हैं, उनका भी सपोर्ट, ये मेरी रूपाली है, इसकी भी एक बच्ची है, आगे चल के इसके पास भी घर नहीं है। तो ये सुविधाएं देना चाहिए सरकार को हम लोगों को। कुछ अनुभव साझा करना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगी कि मतलब जो भी घटना हो रही है हमें सरकार से उम्मीद थी कि मतलब सरकार कुछ करेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और जो भी हम लोग को सुविधाएं मिली हुई हैं वो भी छीन ली गई। एसिड बंद कराने की जगह पे एसिड और देखा जाए तो आसान तौर पे ही भी मिल रहा है, जो कि कहा गया एसिड बंद हो चुका है, लेकिन कहाँ एसिड बंद हो गया। 15-15 रुपए की शीशी में, 20-20 रुपए की शीशी में इतनी बड़ी जिंदगी बर्बाद हो जाती है कि उसको समाज तो छोड़ दीजिए, फैमिली भी छोड़ देती है। तो ऐसी लड़कियां कहाँ जाएंगी। और उसके बाद हमें सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर भी है कि लड़कियों को सरकारी नौकरी दी जाए, आवास दिया जाए, पेंसिल तक है, लेकिन अभी तक हम लोग को ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जैसे दिल्ली की सरकार ने हम जैसी लड़कियों को गवर्नमेंट जॉब दी है, तो हम भी चाहते थे कि सरकार हमारे लिए कुछ करे, तो अभी तक हम लोग के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और हम यही चाहते हैं कि अगर कहीं भी ये आवाज़ मेरी अगर पहुंच भी रही है तो सरकार हम लोग पे ध्यान दे और जो भी हम लोग को कहा गया वो हम लोग को मिले, क्योंकि वो हमारा अधिकार है। और हम सरकार से ये भी नहीं कह रहे कि आप हमें भीख के तौर पे दीजिए, हम मेहनत करते हैं जी तोड़ के, हम चाहते हैं कि हम खूब मेहनत करें, इतनी मेहनत करें क्योंकि आगे जाके जितने भी हमारे बच्चे हों, चाहे और अदर लोगों के बच्चे हैं, वो भी देखें तो कहें कि नहीं दीदी लोग इतनी मेहनत कर रही हैं तो इनको वो चीज़ मिलना चाहिए। बहुत से ऐसे कस्टमर हैं तो वो कहते हैं आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको मतलब जो सरकार की तरफ से वो आप लोग को मिलना चाहिए, लेकिन हम लोग को नहीं मिल रहा है। और हम लोग ये भी चाहते हैं कि आज का दौर है एसिड आसानी से मिल रहा है, कल का दौर ऐसा आए कि एसिड खरीदने वाला भी कि उसकी रूह कांप जाए कि हम एसिड ना खरीदें।
सरकार इस तरीके की कुछ अच्छे सा सरकारी चलाए कि एसिड फेंकने वाले पे भी बॉन्ड लगा दे और जो एसिड बेच रहा है उस पर भी बॉन्ड लगा दे। अगर ये भी होता है कि अगर जिसके ऊपर एसिड फेंक दिया गया तो उसका अपराधी आज आसानी से घूमता है, उसको वो कहता है क्या हुआ, एक बार मैं जेल चला गया, दूसरी बार क्या होगा, यही होगा, जेल भेज दिया जाएगा, जेल में मैं तुम्हें आराम से बैठ के खाऊंगा। तो उन लोग को वहाँ पे भी वैसी ही सिक्योरिटी मिलती है जैसे बाहर होती है। कुछ ऐसा नहीं होता कि वो जेल के अंदर मतलब उन लोग को उनके अंदर डर हो कि मैं एसिड किसी के ऊपर ना फेंकूं। तो मैं यही चाहती हूँ सरकार ऐसा कुछ चला दे कि जो एसिड फेंकने वाला ना उसकी आत्मा कांपे, क्योंकि हम लोग ये होते कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते हैं। मैं तो चाहती हूँ ऐसा कुछ ना हो जिस लड़की के ऊपर एसिड फेंका गया, सरकार हो चाहे पुलिस हो चाहे वकील, चारों तरफ ही खड़े हैं और फिर उस लड़की से उसके ऊपर तेजाब फेंकवाएं, तब जाके कहीं ना कहीं ये एसिड बंद होगा और और कई लड़कियाँ प्रताड़ित होना बंद हो जाएंगी। क्योंकि एक मतलब उनके अंदर दहशत आ जाएगी कि हम ऐसा करेंगे तो शायद पुलिस वाले मुझसे ऐसा करवा दें, तो कहीं ना कहीं एसिड बंद हो सकता है। खैर, शायद ये सोच है कि इंतकाम से सिर्फ इंतकाम पैदा होता है, शायद वो समाधान ना हो, लेकिन संवेदनशीलता, वो सेंसिटिविटी बढ़ानी होगी जो समाज में भी अगर नहीं है तो सरकारों को दिखानी होगी। लेकिन उस विडंबना के बारे में सोचे कि सरकार में जब ऐसे लोग बैठे हों जिनके यहाँ से चेतावनी दी जाती हो कि कब्रों से निकालकर मुस्लिम महिलाओं का बलात्कार किया जाए, सरकार में जब वो लोग बैठे हों जिनके हीरो बाबू बजरंगी जैसे वो लोग हों जो तलवारों पर भ्रूण लटकाने पर गर्व महसूस करते हों, तब फिर सवाल उठने लगता है कि क्या ऐसे दौर में, ऐसी सरकारों के दौर में उम्मीद करना कितना कठिन हो जाता है। बावजूद उसके उम्मीद करना इसलिए वाजिब है क्योंकि जो सरकार चलती है वो जनता के पैसे से चलती है। उम्मीद करना इसलिए भी वाजिब है क्योंकि सारी की सारी व्यवस्था, सारी की सारी मशीनरी में लोगों का योगदान होता है। तो किसी चैरिटी का काम नहीं है ये काम है इस देश की सरकारों की जिम्मेदारी का। वो जिम्मेदारी उठाते हुए कहाँ फेल हो जाती हैं। एक तो सामाजिक पहलू पर कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो यहाँ पर शिरोज जैसे संगठन को, जो उन महिलाओं को आवाज़ और ताकत दे रहे थे कि आप मजबूती से लड़िए, आगे बढ़िए, उसको और सुविधा देने के बजाय तोड़ने पर आ गए। तो क्या पिछले 3-4 सालों में और चुनौती बढ़ गई है क्या, या उसी तरह है, ये समाज बदल नहीं है? देखिए, मैं दो तरह से इस पूरी बात को देखती हूँ। आज वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इससे ठीक पहले पूर्ववर्ती सरकार समाजवादी पार्टी की थी। ये शिरोज संस्था समाजवादी पार्टी की सरकार की एक सोच थी। आदरणीय सांसद डिम्पल यादव और श्री अखिलेश यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ये विजन, चूंकि आगरा में इन लोगों का एक इस तरह का मॉडल था जहां पर इस तरह की बच्चियां जिनको समाज में उपेक्षित समझा जाता है, उनको ये काम करने का एक मॉडल इन्होंने वहां पर आगरा में दिया। उससे पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव और डिम्पल यादव जी बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने ये कहा कि इस तरह के मॉडल को ना कि आगरा के अलावा लखनऊ और संपूर्ण उत्तर प्रदेश के जिलों में होना चाहिए, ताकि इस समाज के अंदर जो लोग इस तरह के घृणित कृत्य को अंजाम दे रहे हैं, उन लोगों के दिलो दिमाग में ये इसका कहर जाए, इसका मैसेज जाए कि जिन लड़कियों की जिंदगी को आप बर्बाद कर रहे हैं, आप इतनी आसानी से नहीं बचेंगे। उनको सजा दिलाना एक उनका महत्वपूर्ण योगदान था। दूसरा बात ये था कि समाजवादी पार्टी की ये योजना थी कि इसके माध्यम से इनको यहाँ पर जब तक वो सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचा पा रही है, तब तक कम से कम ये अपने जीवन यापन के लिए कुछ रोजगार कर सके, इसलिए इनको यहाँ पे ये जगह दी गई। आप ये देखिए कि ये लखनऊ का सबसे सेंटर पॉइंट है जहाँ पर यहाँ के इंटेलेक्चुअल्स लोग, यहाँ के जो हर तरह के तबके के लोग आते हैं और इन महिलाओं से बातचीत करते हैं। और ये इन लोगों से बातचीत करने के बाद मैं ये कह सकती हूँ, मैं भी यहाँ पिछले कई सालों से आ रही हूँ और जब मैंने पहली बार इनको देखा था तो मेरी आंखों में आंसू थे, क्योंकि मैंने समाज के इस दृश्य को कभी नहीं देखा था। मैंने ये सुना था कि एसिड अटैक होते हैं, लेकिन मैं जब इन लोगों से पहली बार मिली और इन लोगों के अंदर की इतना, जिस महिला के साथ इस समाज ने इतना घृणित कृत्य किया है और वो महिला रिएक्शनिज्म की ओर नहीं है, वो आपको प्यार दे रही है, वो आपको सम्मान दे रही है, तो ये देख करके हमारे और इनके बीच एक मिलनसार संबंध की स्थापना हुई। और हम ये देखते हैं कि यहाँ पर तमाम लड़के लड़कियां भी आते हैं और कपल्स भी यहाँ पर आते हैं। तो मैं ये मानती हूँ कि जब वो इस तरह के समाज को देखते हैं, ये समाज का एकदम अनछुआ पहलू है, और जब इसको देखते हैं संवेदनशील पहलू को, तो उनके अंदर भी मानवता और इंसानियत की बात को जन्म मिलता है। मैं इस बात को दावे से कह सकती हूँ। दूसरी बात ये कह रही हूँ कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने आप को लगातार महिला समर्थक के तौर पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जगह जगह महिलाओं के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बेटी बचाओ का नारा दे रहे हैं। ये बच्चियां जो शिरोज में काम करती हैं, इनके शिरोज को एक लोटस फाउंडेशन नाम की संस्था थी,
जिसको ये अपना रेस्टोरेंट बनाने के लिए ये संस्था को दे रहे थे। आप ये सोचिए कि क्या वो संवेदनाओं का भी व्यापार कर रहे हैं, जहाँ पर संवेदनशील जगह पर जहाँ ये बच्चियाँ काम कर रही हैं, रोजगार कर रही हैं, इनका आप ये कैफे बंद करके किसी मल्टीनेशनल कंपनी के रेस्टोरेंट को आप दे रहे हैं। लोटस फाउंडेशन उनका नाम है। और इन बच्चियों ने जब उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया तो श्री अखिलेश यादव जी आए यहाँ पर, डिम्पल यादव जी आई और उनका समर्थन किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के मुद्दों का हम लगातार समर्थन करते रहे हैं और आपकी हर जायज मांग को हम मानेंगे, और अगर सरकार आपको जगह नहीं देगी तो हम आपको जगह देंगे। आप ये सोचिए कि एक मुख्य सोच का अंतर है। और आज ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ पर एक कार्यक्रम कर रहे हैं बालिकाओं से संवाद। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम विश्वविद्यालय हैं जहाँ पर नेहा, रमा, ऋचा, निधि, इस तमाम लड़कियों को जगह जगह पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। चाहे लखनऊ विश्वविद्यालय की बात हो, जगह जहाँ पे लड़की, मेरे ऊपर खुद कितनी बार लाठीचार्ज कराया गया। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ना चाहती थी, मुझे एडमिशन इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि मैंने काला झंडा दिखाया था। एक तरफ आप बेटी पढ़ाने की बात कर रहे हैं, वहीं बीएचयू में आप बेटियों पे लाठियां चला रहे हैं, मुझे शिक्षा से वंचित कर रहे हैं। तो बालिकाओं से अगर आपको संवाद करना है तो ये शिरोज की बेटियां तो लगातार आपके मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना दे रही थी, आप करिए संवाद। दरअसल इनका जो संवाद है वो पूरी तरह से झूठा है। और यहाँ पर मैं कह रही हूँ परिस्थितियां खराब नहीं, परिस्थितियों में सुधार हो रहा था। अगर ये आज यहाँ पर रोजगार कर रही थी, इनको रोजगार मिला तो ये सुधार था। ये तो सरकार का काम था कि वो इसको और सही दिशा में ले जाए और इनको सरकारी नौकरी दे दे, ये एक अच्छा कदम हो सकता था। लेकिन चूंकि योगी सरकार द्वेष की राजनीति करती है, इनकी सोच बहुत छोटी है। और एकदम सही कहा कि मुझे इनका भाषण बार बार याद आता है जिस मन से ये भाषण दिया गया था कि मुसलमान महिलाओं को कब्र से निकालकर बलात्कार करो। तो आप ये सोचिए कि जिस व्यक्ति की मानसिकता ऐसी है कि वो तुम्हारी एक भगा ले जाए, तुम उनकी 10 भगा ले जाओ, वो एसेट डालने वालों का समर्थन करता होगा। मैं ये बात खुलकर कह रही हूँ। और योगी आदित्यनाथ इस उत्तर प्रदेश के अंदर, मैं आपको आज ये कह रही हूँ दावे के साथ, यही महिलाएं, यही बेटियां, यही बच्चियां, यही आंदोलनकारी नेत्रियां, आप ये देखिएगा कि इस देश के अंदर और इस प्रदेश के अंदर सत्ता परिवर्तन करेंगी और अपनी मांगों और अपने अधिकारों के लिए अंतिम सांस तक लड़ेंगी। पूजा के इन तमाम तर्कों और बातों को दो तरह से आप देख सकते हैं। एक ये बात सत्य है कि वो समाजवादी पार्टी की समर्थक हैं, तो आप उनकी राजनीतिक रुझान से सहमत हो या ना हो। लेकिन दूसरा, इस पुरुषवादी राजनीतिक दायरे से जो नाराजगी है, उस बात से आपके असहमत होने की कोई वजह नहीं हो सकती। क्या पिछले 3-3.5 साल में या पिछले 4 सालों में समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं? संवेदनहीनता का आलम यह है कि जिस तरह के भाषण दिए हैं, आप उनके ब्लॉग देख लीजिए। जो ये ब्लॉग जो इनका है, वेबसाइट है योगी जी की, उसमें लिखा है कि महिलाएं घर के बाहर ना निकलें, क्योंकि घर के बाहर निकलती हैं तो अपनी एनर्जी बर्बाद करती हैं, तो वो घर में रहें और घर का काम करें। तो नेचुरल है कि वो मान के चल रहे हैं कि महिलाओं का काम सिर्फ घर में रहना है। उनके तमाम नेता, साक्षी महाराज जैसे, वो बताते हैं कि कितने बच्चे आप पैदा करिए ताकि आप मुसलमानों का सामना कर सके। जिस तरह की नफरत की राजनीति ये कर रहे हैं हर तबके पे। इनका प्रधानमंत्री कह रहा है कि शमशान बनाम कब्रिस्तान। तो महिलाओं की जो हालत है ये, और ये बात आप मान के चलिए कि जो दूसरों की महिलाओं के लिए या दूसरों की दलितों के लिए, माइनॉरिटी के लिए इस तरह की भावना रखता है, घरों में उनकी अपनी औरतों की क्या दशा होती है, ये कहीं कैसे छुपा नहीं है। कि चाहे वो, ये पर्सनल कमेंट को मत लीजिए इसको, लेकिन ये हकीकत है कि आप मुख्यमंत्री जी के यहाँ देख लीजिए कि क्या हालत है, घर में औरतें हैं कि नहीं हैं। प्रधानमंत्री जी के लिए क्या कहा जा सकता है, वो तो छुपाते रहे अपने नॉमिनेशन लेटर में कि पत्र में कि भाई हमारे शादी हुई भी है कि नहीं हुई है। तो जब बेसिक हक नहीं दिया जा रहा है, एक पत्नी का हक नहीं दे पा रहे हैं घर में, तो कैसे हम उम्मीद भी करें कि बहनों को, बेटियों को वो हक देंगे। तस्वीरें खिंचवा लेना, सेल्फी विद डॉटर, आप उठा के देख लीजिए आंकड़ों में कि क्या पहुंचा है सेक्स रेशियो हिंदुस्तान का पिछले 4 साल में। जाट मूवमेंट होता है, आप रबर पैलेट इस्तेमाल कर रहे हैं एक राज्य में, जाट मूवमेंट होता है, गाड़ियों से खींच के लड़कियों का बलात्कार हो रहा है, क्या एक्शन लिया गया उनके खिलाफ? कोई एक्शन नहीं लिया गया। पीठ थपथपाते रहे, हो सकता है कि आरक्षण देने का वादा भी कर लिए हों। तो इस तरह के हालत में, इस तरह की पेट्रियार्कल सोच के साथ इस सरकार से महिलाएं बहुत कम उम्मीद रख सकती हैं। और जब उम्मीद खत्म होती है तो वहां से आगाज होता है आंदोलन का, सड़कों पे आंदोलन जो जाएगा संसद तक। और ये हकीकत है कि महिलाओं में जब योगी, मोदी जी जैसे लोगों को वो जन्म देने की ताकत रख सकती हैं, तो इनको जड़ से उखाड़ के इस तरह की विचारधारा को फेंकने का भी दम रखती हैं। राजनीतिक हालात क्या हैं, इस पर तो बहस हो रही है। हम आखिरी सेगमेंट रखते हैं बहस का
कि भागीदारी और हिस्सेदारी का बेहतर रोड मैप क्या है, तो हम सभी से इस पर राय लेते हैं। आपको क्या लग रहा है? देखिए, मुझे ये लगता है कि सभी जातियों की जनगणना करवा लेनी चाहिए और हम हमेशा समाजवादी पार्टी का यही स्टैंड रहा है कि जातियों की जनगणना कराइए और उसके हिसाब से 33% जो आरक्षण आएगा उसमें दलित महिला को दलित महिला का रिप्रेजेंटेशन दीजिए, ओबीसी महिला को आरक्षण के अंदर आरक्षण की बात मैं करूँगा। जब आप लोग आबादी के अनुसार आरक्षण की बात कर ही रहे हैं तो फिर महिलाओं की आबादी 33% तो नहीं है, तो अब 33 नहीं 50% की मांग क्यों नहीं? देखिए, मैं ये कह रही हूँ कि अभी तो ये शुरुआत है। हम पहले एक छोटी सी लड़ाई को बड़ी लड़ाई बनाते हैं। पहले हम 33% आरक्षण की लड़ाई जो इस देश के अंदर 70 सालों से चल रही है, जिसको लगातार हर लोकसभा में उठाया जाता है और हर पार्टी आकर के ये वादा करती है कि जब हम आएंगे तो महिलाओं को 33% आरक्षण देंगे। अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने मैनिफेस्टो में इसको प्रमुख मुद्दे के रूप में रखा था और सुषमा स्वराज से लेकर तमाम इनकी महिला मंत्री कह रही थी कि हम 33% आरक्षण दिलाएंगे, लेकिन सदन में आने के बाद क्या आपको ये मुद्दा सुनाई पड़ा? तो मैं ये मानती हूँ कि लड़ाई अभी पहले 33% की है और अगर हमें ये लगेगा तो तमाम महिला संगठन, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां इस पर बैठ करके बात करेंगे और उसके बाद हम 50% की भी दावेदारी करेंगे। सबसे बड़ी तकनीकी दांवपेच ये है कि कहा जा रहा है कि उस आरक्षण के विदिन भी सामाजिक वर्ग के हिसाब से आरक्षण हो, मसलन SC ST, तो आपकी राय उस पर? मेरी राय यही है कि SC ST OBC वर्ग को उसके अंदर भी आरक्षण देना चाहिए। उसका कारण आप जान लीजिए कि अगर कोई दलित महिला राजनीति में आ रही है तो उसको दो चीजों का सामना करना पड़ रहा है। एक तो ये कि वो महिला है, बतौर महिला इस पुरुषवादी समाज के अंदर उसको पितृसत्तात्मक सोच से लड़ना है। दूसरा ये कि सामंती समाज के लोगों ने जिस तरह से अपने सामंतवाद के जरिए महिलाओं को जकड़ के रखा है, तो उस सामंती समाज से भी तो उसको लड़ना पड़ रहा है। तो उसकी लड़ाई तो दोहरी है। जब लड़ाई दोहरी है तो उसका हिस्सा भी दोहरा होगा। इसलिए मैं मानती हूँ कि उनको भी आरक्षण के अंदर आरक्षण देना चाहिए। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सभी राजनीतिक पार्टियों को उस पर एक मत बना करके बात करनी चाहिए और ये समाजवादी पार्टी का स्टैंड रहा है। क्या है आपके लिए, आपकी नज़र में हिस्सेदारी बढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? देखिए, इस हिस्सेदारी बढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका है कि एक जेंडर सेंसिटिव सरकार बने। हम जब महिला आरक्षण की बात करते हैं तो हम एक और जो जेंडर है उसको भी भूल जाते हैं कि ट्रांसजेंडर्स को भी इंक्लूड करना चाहिए, जो हर जगह पे अपना लोहा मनवा रहे हैं। एक्सेप्ट कि ये जो पितृसत्तात्मक सोच है हमारी, वो जब महिलाओं को ही हिस्सा नहीं देने को तैयार है तो ट्रांसजेंडर्स को क्या देगी? तो आरक्षण जब हो तो वो एक जेंडर सेंसिटिव आरक्षण हो जिसमें उनकी भी हिस्सेदारी बराबर की हो। तो एक ऐसी सरकार जो सेंसिटिव हो, जो कंसर्न्ड हो, जो जेंडर के प्रति, और इसका आंकड़ा आप खुद ही उठा के पिछले कुछ सालों का देख लीजिए और स्पेशली प्रियंका गांधी जी के आने के बाद जिस तरह के जुमले कसे गए हैं और जिस तरह की बातें कही गई हैं, तो आपको साबित हो जाएगा। उसके जवाबी में क्या कहा गया है ये भी देख लीजिए कि नहीं कहा गया कुछ। तो आप देख लीजिए कि कौन सी ऐसी सरकार है, कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो जेंडर सेंसिटिव है और जो महिलाओं के लिए, चाहे वो प्रियंका गांधी जी का नेतृत्व हो, चाहे अप्सरा रेड्डी जो ट्रांसजेंडर हैं, उनको महिला कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी बनाने तक का अहम कदम हो। तो ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को डेफिनेटली यकीन करके उस पे उसके साथ आना चाहिए और जेंडर सेंसिटिव पार्टी का समर्थन करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। सभी के पास अपने तर्क हैं और कम से कम जिन राजनीतिक दलों के समर्थक हैं उसमें एक बड़ी उम्मीद लिए बैठे हैं और दो चार ऐसे तर्क हैं कि जिसे दिखाकर वो कह पा रहे हैं कि हमने महिलाओं के बारे में, हमारी पार्टी अच्छा सोचती है। काश ये सच हो और बेहतर हालात हों, लेकिन कई बार तो बहस में भारतीय जनता पार्टी के पास इस तरह का क्लेम करने के लिए भी कुछ नहीं मिलता। इसलिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, इसलिए भी क्योंकि उसकी सरकार है। खैर, उस बहस को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। रमा, आपको क्या लगता है भागीदारी बढ़ाने का सबसे बेहतर रोड मैप क्या है? मसलन वो आरक्षण है या और कोई रोड मैप? देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि महिलाओं की भागीदारी के लिए आरक्षण को मैं मानती हूँ कि आरक्षण आप दीजिए, 33% आरक्षण मिलना चाहिए महिलाओं को। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहती हूँ, फिर अपने उस पर वापस आऊँगी जो हमारे साथ कांड हुआ है। मैं अपनी अगर कोई समस्या लेकर अगर कोई महिला जाती है तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो नारा देने वाले लोग हैं, इनको पहले महिलाओं की समस्या को सुनना चाहिए, फिर महिलाओं की क्या भागीदारी वो देनी चाहिए। उसके बाद पहली बात कि ये देखिए, ये जो महिलाओं की बात करते हैं, कल की बात जो घटना हुई थी उसमें माँ बहन की गालियाँ दी जा रही है, जो सांसद जी विधायक की जो मार हुई है,
तो उसमें देखिए दोनों तरफ से माँ बहन की गालियाँ हैं। तो ये ऐसे हैं भाजपा के लोग कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तो नारा देते हैं, आधी आबादी की बात करते हैं, लेकिन सम्मान बिल्कुल नहीं देते हैं। आखिरी कमेंट, भागीदारी का बेहतर रोड मैप क्या है? तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मतलब महिलाएं जैसे निकल रही हैं बाहर अपना काम देख रही, तो उनको ये चीज़ का हक दिया जाए। मतलब ये नहीं कि आप घर ही में रहिए, जैसे अभी आपने बोला कि घर ही में बैठें, तो ये कोई बात नहीं। अगर मैं घर में बैठ जाऊंगी तो मेरे 5 बच्चों को कौन देखेगा, मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई का क्या होगा? तो ये चीज़ तो मुझे नहीं लगता, ये चीज़ सही नहीं है। ये लड़कियों को अधिकार है जिसे उनको पढ़ने दिया जाए, और जैसे हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं हम लोगों पर ध्यान दिया जाए, ये शिरोज मतलब ना छीना जाए। तो मतलब बच्चियों को पढ़ाई लिखाई का मतलब ये सारी चीज़ें, स्कूल है जैसे गांव में बहुत दूर है तो उनका उन चीज़ों पे ध्यान दिया जाए, ये सारी चीज़ें पे मतलब देखी जाए। मैं यही कहना चाहूँगी कि हम सरकार बनाते किस लिए? अपनी सुरक्षा के लिए, अपने आगे के भविष्य के लिए। अगर जब हम वोट दे के सरकार बनाते भी हैं तो हम वोट हक भी छीनना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि हमें पूरा हक है अपना भागीदारी बनाने का, अपने हिस्से की जंग लड़ने का, और हमें पूरा हक है पढ़ने का, आज़ादी से घूमने का और आज़ादी से हर एक चीज़ करने का। तो हम लोग जब तक हम दबाव में रहेंगे तब तक हमको दबाया जाएगा, और जब हम घर से पैर निकालेंगे तो हमें लगता है सारी दुनिया एक लोग आवाज़ उठाएंगे तो सारी दुनिया साथ में रहेगी, और मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। और घर में रह के हम लोगों को क्या मिला? एसिड मिला। तो इसलिए अब जो बाकी की जिंदगी हम लोग आज़ादी चाहेंगे। बहस से तमाम बातें सामने आई, लेकिन जो सबसे मूल बात है कि अभी तक के हालात बदतर रहे हैं, राजनीति उस पर संवेदनहीन रही है, लेकिन समाज और राजनीति दोनों को जगाने के लिए, राजनेताओं को उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाने के लिए जरूरी है कि महिलाओं को आगे आना होगा और उनको अपनी भागीदारी बढ़ानी होगी। उसके लिए जितना सिस्टम की जिम्मेदारी है, जितना समाज की जिम्मेदारी है, उतनी खुद महिलाओं की भी है कि वो अपने आप को इस मुख्य धारा में लाने की कोशिश करें। तमाम संघर्ष हैं, तमाम चुनौतियां हैं जो बातचीत में भी सामने आई, लेकिन उन सबको तोड़ते हुए आगे बढ़ना है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस मौके पर हमने कोशिश की ये सब जानने की कि जिनके ये इच्छा है, जिनकी ये महत्वाकांक्षा है कि उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व हो, वो किस तरह से समाज को देखते हैं, किस तरह से राजनीति को देखते हैं। क्यों ना अपनी भागीदारी वो बढ़ाएं, और क्यों 33% ही, अब तो आबादी बराबर यानी 50% आरक्षण की मांग उठने लगी है। ये मांग बढ़ती रहे और वो समय आए जब सामाजिक न्याय की ये सबसे प्रबल आवाज़ और प्रबल मांगे अपने अंजाम तक पहुँचे। धन्यवाद।